सो व्हाट इज कोलिजन? नया चैप्टर है। स्ट्राइकिंग ऑफ two bodies moving relative to each other, is called collision। दो बॉडी आपस में टकराए, कोई जरूरी नहीं है कि आई एम गोइंग फ्रॉम वेरी फंडामेंटल एंड फुल बेसिक्स, कोई जरूरी नहीं है कि दोनों मूव कर रहे होंगे। दे मस्ट बी मूविंग रिलेटिव टू ईच अदर, है नहीं? वन रेस्ट में है, दूसरा आके टकराया तो रिलेटिव टू दिस इज आल्सो मूविंग। सो जब भी एक दूसरे से टकराएंगे हम उनको कहेंगे कोलिजन। अब ये कोलिजन को पहले हम दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, एक हुआ हेड ऑन कोलिजन, दूसरा हुआ ओब्लिक कोलिजन। इफ line joining if motion of bodies are along the line joining, their center of mass then collision is called head on collision। otherwise it is called ओब्लिक कोलिजन। क्या मतलब है? मतलब ये हुआ, अगर जो दो बॉडी मूव कर रहे हैं, मान लो कि एक बॉडी इधर जा रहा है, दूसरा बॉडी इधर आ रहा है, यू सी देयर वेलोसिटीज आर अलोंग द लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर ऑफ मास, तो ऐसा कोलिजन को हम कहेंगे हेड ऑन कोलिजन, है ना? और अगर हम कहेंगे एक बॉडी ऐसा जा रहा है, दूसरा बॉडी ऐसा आ रहा है, और पता चला कि यहां पर आके दोनों टकराए, तो आप क्या कहोगे? देयर वेलोसिटीज आर नॉट अलोंग द लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर ऑफ मास, तो इसको आप कहोगे ओब्लिक कोलिजन। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज हेड ऑन कोलिजन एंड व्हाट इज ओब्लिक कोलिजन। ठीक है, अच्छा, अगर आपको हेड ऑन और ओब्लिक कोलिजन समझ में आ गया तो चलिए इन सारे केसेस में जस्ट रिकॉग्नाइज द टाइप ऑफ कोलिजन। थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज हम कहेंगे कि यहां पर कोई एक बॉडी ऐसे जा रहा है, चलिए मानते हैं कि 4 मीटर पर सेकेंड में, दूसरा बॉडी ऐसे जा रहा है, कैसे जा रहा है? 1 मीटर पर सेकेंड में। किस टाइप का कोलिजन होगा? यहाँ पे कोई एक फुटबॉल रखा हुआ है और कोई एक क्रिकेट बॉल ऐसे गया, इसको जाके टकराया। तीसरे केस में ये कोई एक बॉडी ऐसे जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड में और 3 मीटर पर सेकेंड में, और ये दूसरा बॉडी इधर जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड में। पहला वाला क्या कोलिजन होगा? ऑब्वियसली ये कौन सा कोलिजन होगा? इट विल बी हेड ऑन कोलिजन। समझ में आ गया? दूसरे केस में ये ऐसे जा रहा है, ये रेस्ट में बैठा हुआ है, द लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर ऑफ मास इज समथिंग डिफरेंट। किस टाइप का कोलिजन होगा? ओब्लिक कोलिजन। तीसरा केस में कौन सा टाइप का कोलिजन होगा? अरे ये 5 में जा रहा है, ये 3 में जा रहा है, हेड ऑन होगा। देयर विल बी नो कोलिजन। दिमाग का बत्ती जलाओ, देयर विल बी नो
कोलिजन आगे वाला जोर से जा रहा है, इसलिए तो दिया तुम लोगों का दिमाग का बत्ती नहीं जलता है, इसीलिए थोड़ा मैं इसको जलाया। ठीक है, तो हमें समझ में आ गया व्हाट इज हेड ऑन कोलिजन, व्हाट इज ओब्लिक कोलिजन। फाइन, नाउ जब भी दो बॉडी आपस में टकराते हैं, जब भी दो बॉडी आपस में टकराते हैं तो ऑब्वियसली क्या होता है, तो आप देखोगे जब भी दो बॉडी टकराते हैं तो क्या होता है, कम से कम एक ठुक ठाक ठुक आवाज तो आएगा, साउंड एनर्जी बनेगा। थोड़ा जोर से अगर टकराएंगे हो सकता है कि थोड़ा हीट निकलेगा। अगर कोई लोहे का नेल को आप हथौड़े से मारोगे फिर उसके बाद देखोगे नेल गर्म हो गया, मतलब कुछ हीट एनर्जी हो रहा है। और भी जोर से मारोगे हो सकता है ए लाइट स्पार्क विल बी कमिंग आउट। तो कहने का मतलब है जब भी दो बॉडी आपस में टकराते हैं उनके पास जो काइनेटिक एनर्जी था, मूविंग बॉडी का काइनेटिक एनर्जी, उसका कुछ हिस्सा किसमें कन्वर्ट हो जाता है, इट में कन्वर्ट इनटू साउंड, हीट, लाइट और वाइब्रेशनल एनर्जी। जैसे मैं अगर इस बोर्ड पे एक मुक्का मारता हूं, मेरा हाथ का काइनेटिक एनर्जी कहां गया, बोर्ड हिलने लगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, व्हेनेवर टू बॉडीज कोलाइड। ठीक है, whenever two bodies collide, a part of their kinetic energy converts into vibrational energy क्लास चलती बर्तमान क्लास रे अच्छी अपन 8:30 कथा हम 8:30 whenever two bodies collide, a part of their kinetic energy converts into vibrational energy, heat energy, हीट नहीं, पहले क्या, साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी एंड लाइट एनर्जी। आप बोलोगे सर धीरे से मारने से लाइट तो दिखता नहीं, अरे इतना छोटा सा हिस्सा बनता है कि यू कैन नॉट सी, इंटेंसिटी इज वेरी लो, तो कुछ ना कुछ एनर्जी इस तरीके से चले जाता है। मैं चारों को लिखना जरूरी समझा इसीलिए क्योंकि काफी दिन पहले 2005-6 के आसपास जब जेईई मेन का एग्जाम होता था उसको ये ट्रिपल एग्जाम कहते थे, उसमें आया था व्हाट द सीक्वेंस ऑफ एनर्जी लॉस ड्यूरिंग कोलिजन। पहला हुआ थोड़ा सा एनर्जी लॉस हुआ तो वाइब्रेशनल एनर्जी लॉस होगा, थोड़ा उससे ज्यादा हुआ तो साउंड बनेगा, उससे थोड़ा ज्यादा लॉस हो गया तो कुछ हीट एनर्जी बनेगा, उससे ज्यादा लॉस हो गया तो लाइट एनर्जी में कम आउट। ठीक है, आप लोग अपना अपना स्क्रीनशॉट लेते रहो। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 में हम लोग देखेंगे कि ये जो एनर्जी लॉस हो रहा है पॉइंट नंबर 4 में, इफ द अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस्ट, अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस्ट during collision is, if amount of energy lost during collision is very small, जीरो तो नहीं होता है लेकिन it is very small as compared to the initial kinetic energy of the bodies, then the type of collision is called type of collision
called elastic collision. इलास्टिक कोलिजन, ठीक है, ऐसा कोलिजन को इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। इन केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन, टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन is equal to total kinetic energy after collision। ध्यान रहे, टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, कोई जो एनर्जी लॉस हुआ, मान लो कि दोनों का काइनेटिक एनर्जी मिलके 1000 जूल था, लॉस हो गया कितना 0.1 जूल, तो आप कहोगे कि कोई एनर्जी लॉस नहीं हुआ है, 1000 के सामने 0.1 क्या है, तो आप ऐसा कोलिजन को कहोगे इलास्टिक कोलिजन। मतलब कोलिजन से पहले जो काइनेटिक एनर्जी था, कोलिजन के बाद भी वही काइनेटिक एनर्जी है। समझ में आया क्या? तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन इज रिमेनिंग सेम। अच्छा, एक चीज सरप्राइजिंग है कि यहाँ पर इलास्टिक वाला टर्म कहां से आया? ये इलास्टिक वाला टर्म कोलिजन में मार्केट के साथ ये कहां से आया? लेट अस अंडरस्टैंड। और कभी कभार ये मिसकंसेप्शन बन जाता है कि ड्यूरिंग कोलिजन काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन आर सेम, सो द टोटल काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड इन इलास्टिक कोलिजन। ये एक मिसकंसेप्शन है। हाउएवर द total kinetic energy in elastic collision is not conserved। ये भी जेई में आ चुका है, कंजर्व नॉट कंजर्व। आप बोलोगे सर ये क्या बात हुआ, शुरू में जितना था बाद में उतना ही था, थोड़ा सा लॉस हुआ लेकिन हम तो लॉस को इग्नोर कर दिए, तो फिर हम कहेंगे कि कैसे कंजर्व नहीं हुआ? कंजर्व नहीं हुआ। होता क्या है देखो, जब मान लो कि ये कोई एक बॉडी है, ये एक बॉडी है और ये मान लो कि दो बॉल है, चलो ये मान के चलते हैं कि दोनों का मास बराबर है। जब ये इधर आया, मान लो कि ये कुछ u वेलोसिटी में आया, ये भी u वेलोसिटी में आया, जब ये दोनों एक दूसरे को टकराएंगे, अगर ये स्टील बॉल है तो मे बी यू विल नॉट बी एबल टू विजुअलाइज, लेकिन अगर रबर बॉल है तो देखने में थोड़ा कुछ शेप ऐसा हो जाएगा, दे विल स्लाइटली डिफॉर्म, दिस शेप बिकम्स लाइक दिस ड्यूरिंग कोलिजन। ठीक है, उनका ड्यूरिंग कोलिजन शेप कुछ ऐसे दब गया। अब सोचो ये बॉल दब गया है, छोड़ देने से वापस आ जाएगा। द प्रॉपर्टी टू रिस्टोर इट्स ओरिजिनल शेप इज कॉल्ड इलास्टिसिटी, है ना। कोई भी बॉडी को डिफॉर्म करेंगे फिर छोड़ देंगे, अगर वो ओरिजिनल शेप में वापस आ जाएगा विल कॉल इट इलास्टिक। ओरिजिनल शेप में वापस, जैसे कोई स्प्रिंग है, कंप्रेस किए छोड़ दिए, ओरिजिनल शेप में वापस आ जाता है। तो ऐसा केसेस में क्या होता है, जब कंप्रेस किए स्प्रिंग में कुछ एनर्जी स्टोर हो जाता है, वही उसको वापस लाता है। मतलब जब ये कंप्रेस हो गए हैं तो इसमें कुछ इलास्टिक एनर्जी स्टोर हो गया है। अब हुआ क्या, ये इधर से आ रहे थे, अब ऐसे आने के बाद ऐसे कंप्रेशन हुआ, कंप्रेशन होने के बाद फिर से दोनों अपना ओरिजिनल पोजीशन रिस्टोर करने की कोशिश करेंगे और दिस विल रीओपन अगेन, दे विल गो बैक। तो आप कहोगे नाउ यू विल सी द बॉल्स आर गोइंग अवे, टकराव हुआ, ये दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। बाद में हम पढ़ेंगे कि अगर मासेस बराबर है, कोलिजन हेड ऑन है, टाइप ऑफ कोलिजन इज इलास्टिक, तो उतने ही वेलोसिटी में वापस जाएंगे, दे विल इंटरचेंज देयर वेलोसिटीज। नाउ यू सी द थ्री केसेस। पहला केस में काइनेटिक एनर्जी कितना था, इसका हाफ mu स्क्वायर, इसका हाफ mu स्क्वायर, दोनों का काइनेटिक एनर्जी अपोजिट डायरेक्शन में था, तो नेट काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, जीरो। अरे नहीं, काइनेटिक एनर्जी का अपना डायरेक्शन नहीं होता है, इट्स ए स्केलर क्वांटिटी, इसका हाफ mu स्क्वायर, इसका हाफ mu स्क्वायर मिलके टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या था, mu स्क्वायर।
अब यहाँ पर टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या था, काइनेटिक एनर्जी था mu², इसका हाफ mu², इसका हाफ mu²। अब ये कोई चीज ऐसे जा रहा था और ऐसे मुड़ा, जब भी कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में जा रहा है और मुड़ के वापस आता है एट द पॉइंट ऑफ रिवर्सिंग द डायरेक्शन, व्हाट इज द वेलोसिटी, 0। जब भी आप कोई चीज ऊपर फेंकते हो हाइट पॉइंट में फिर उल्टा आने शुरू करता है, हाइट पॉइंट में वेलोसिटी क्या होता है, 0। मतलब यहाँ पे इसका वेलोसिटी 0 है, यहाँ पे 0 है। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, 0। कहाँ गया सारा एनर्जी, ये जो कंप्रेस हुआ दैट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। बाद में जब दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तब काइनेटिक एनर्जी क्या है, आप कहोगे इसके पास हाफ mu², इसके पास हाफ mu², इट इज mu²। सो व्हाट यू ऑब्जर्व, काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन आर सेम, बट काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग कोलिजन इज कन्वर्टेड इनटू इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो हम क्या लिखेंगे, टोटल काइनेटिक एनर्जी इन इलास्टिक कोलिजन इज नॉट कंजर्व्ड because during collision a major part of kinetic energy converts into elastic potential energy, इसलिए काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड। अब काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन बराबर हो गया, इसका मतलब नहीं है कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड है, इसका मतलब क्या हुआ, ड्यूरिंग कोलिजन मेजर पार्ट ऑफ एनर्जी क्या हुआ कि वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। लेकिन ऐसे काफी बॉडी है जिसमें इलास्टिक प्रॉपर्टी नहीं, जैसे स्टोन, ठीक है, कंक्रीट में भी इलास्टिक प्रॉपर्टी है, कोई स्टोन ले लिया, स्टील में भी इलास्टिक प्रॉपर्टी है, स्टील तो बहुत ज्यादा इलास्टिक है। मान लो ऐसे कोई एक रिजिड बॉडी ले ली जिसमें इलास्टिक प्रॉपर्टी नहीं है, तो वो जब मान लो कि मॉड का गोला, ठीक है, मॉड बॉल एक ले लेते हैं, दोनों मॉड बॉल का इलास्टिक प्रॉपर्टी नहीं है, मतलब मॉड को अगर प्रेस करके छोड़ दोगे वो अपना शेप में वापस नहीं आने वाला, वैसा दो चीज आके टकराएंगे तो आप क्या कहोगे, तो काइनेटिक एनर्जी तो गायब हो जाएगा, वो फिर से रिस्टोर नहीं कर पाएगा, वो स्टोर नहीं कर पाएंगे, काइनेटिक एनर्जी तो खर्चा हो जाएगा। कैसे, वाइब्रेशनल एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, वो सब होकर निकल जाएगा, लेकिन दैट विल नॉट कन्वर्ट इनटू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडीज। तो क्या होगा, टकराने के बाद वो पोटेंशियल एनर्जी फिर से मैनिफेस्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो हर एक बॉडी के पास कुछ कुछ इलास्टिक नेचर है, कुछ कुछ रिजिड नेचर भी है ना। आप कहोगे ए आयरन बार इज इलास्टिक इन नेचर, क्योंकि खींचने से और या फिर टेढ़ा करो छोड़ देने से फिर से सीधा हो जाता है, लेकिन बार बार सीधा टेढ़ा करो तो उसमें हीट जनरेट होता है ड्यू टू इंटरमोलिकुलर फ्रिक्शन, मतलब उसमें भी इंटरमोलिकुलर फ्रिक्शन के चलते कुछ एनर्जी लॉस हो जाता है। तो अगर जो काइनेटिक एनर्जी लॉस हुआ वो सब्सटेंशियली लॉस हो गया, छोटा सा लॉस हुआ, एकदम नहीं लॉस हुआ तो कहेंगे इलास्टिक। अगर मेजर पार्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी लॉस हो गया तो हम कहेंगे इट इज सेमी इलास्टिक कोलिजन, ठीक है, इसको कहेंगे सेमी इलास्टिक कोलिजन। तो ये स्टेटमेंट को हम दोबारा लिखते हैं, पॉइंट नंबर 5 बात कर रहे हैं, पॉइंट नंबर 5, इफ द अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस ड्यूरिंग कोलिजन is substantially more as compared to the initial kinetic energy of the body, then the type of collision is called semi-elastic collision. Semi-elastic collision. तो क्या देखे, कुछ एनर्जी लॉस हो गया है सब्सटेंशियली मोर एज कंपेयर टू दी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, नेग्लिजिबली स्मॉल नहीं है, सब्सटेंशियली ज्यादा कुछ हो जाए। मान लो कि 1000 जूल्स का काइनेटिक एनर्जी था कोलिजन से पहले, कोलिजन में 300 जूल एनर्जी लॉस हो गया, सो इट्स ए सब्सटेंशियल अमाउंट, ए गुड अमाउंट ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट ड्यूरिंग कोलिजन। तो हम कहेंगे, तो इसको कहेंगे सेमी इलास्टिक कोलिजन।
अच्छा, इन केस ऑफ सेमी इलास्टिक कोलिजन टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज, क्या होगा, बिफोर कोलिजन ज्यादा एनर्जी था, इज मोर देन टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद जो काइनेटिक एनर्जी है उससे ज्यादा है, क्योंकि सम अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट। समझ में आया? एक पार्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट ड्यूरिंग कोलिजन। तो अभी हमारे पास क्या हो गया, दो किस्म की कोलिजन सामने आए, एक हुआ हेड ऑन, दूसरा हुआ ओब्लिक, एक हुआ सेमी इलास्टिक, दूसरा हुआ इलास्टिक। तो ये चारों का परमुटेशन कॉम्बिनेशन से हम चार टाइप के कोलिजन देखेंगे, हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन, ओब्लिक इलास्टिक कोलिजन, हेड ऑन सेमी इलास्टिक कोलिजन, ओब्लिक सेमी इलास्टिक कोलिजन, ऐसे करके चार किस्म की कोलिजन हुए। समझ में आया? अच्छा, बिफोर वी गो फॉर ऑल दिस हम देखेंगे, क्या कहेंगे, पॉइंट नंबर 6, जब भी दो बॉडी आपस में टकराते हैं, एट द कॉन्टैक्ट पॉइंट दे आर एक्सर्टिंग इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस ऑन टू ईच अदर फॉर इक्वल टाइम, है ना, दोनों के ऊपर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स आ रहा है सेम समय के लिए, सो बोथ विल अंडरगो चेंज इन मोमेंटम, इक्वल एंड अपोजिट चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम का क्या फॉर्मूला था, F इंटू टी, तो हम कहेंगे दोनों का चेंज इन मोमेंटम इक्वल एंड अपोजिट होगा। अगर दोनों का चेंज इन मोमेंटम इक्वल एंड अपोजिट हुआ, व्हाट इज द टोटल चेंज इन मोमेंटम, 0। एक का चेंज इन मोमेंटम इस डायरेक्शन में चेंज इन मोमेंटम वेक्टर है, दूसरे का चेंज इन मोमेंटम ऐसा है, दोनों को जोड़ दो, रिजल्टेंट हो गया 0। तो नेट चेंज इन मोमेंटम ड्यूरिंग कोलिजन इज 0। ये याद रखना है। कौन से कोलिजन में, इन एनी टाइप ऑफ कोलिजन, किसी भी टाइप का कोलिजन हो, इन एनी टाइप ऑफ कोलिजन, in any type of collision the bodies exert equal and opposite forces on each other for equal time, same time के लिए, as delta P is force into dt, therefore the bodies undergo equal and opposite change in momentum, है कि नहीं? Thus, during any type of collision, total change in momentum is 0। किसी भी टाइप की कोलिजन में टोटल चेंज इन मोमेंटम 0। इट मे बी ए हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन, इट मे बी ए ऑब्लिक इलास्टिक कोलिजन, इट मे बी ए हेड ऑन सेमी इलास्टिक कोलिजन, इट मे बी ऑब्लिक सेमी इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, किसी भी सुपर इलास्टिक कोलिजन, बहुत सारे टाइप की कोलिजन है, मैं तो चार आपको बताया। तो किसी भी कोलिजन में टोटल मोमेंटम इज कंजर्व। ठीक है, यहां तक अभी हम लोग देख लिए। अभी हम बारी बारी से ये चारों टाइप की कोलिजन के बारे में डिटेल्स में देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन पॉइंट नंबर 7, इन केस ऑफ सब एटॉमिक particles, in case of subatomic particles, all collisions are considered as
इलास्टिक कोलिजन। क्यों? क्योंकि उसमें फिजिकल कोलिजन नहीं होता है, फील्ड कोलिजन होता है। ये हुआ पहला रीजन। दूसरा हुआ those particles like electron and proton cannot be subdivided, there are no more further particles inside। कि वो दो कोई बॉडी कंप्रेस हुआ मतलब क्या है, दो मॉलिक्यूल के बीच में डिस्टेंस कम हो गया, वो तो एक ही पार्टिकल है, उसके बीच में कोई सब पार्टिकल है ही नहीं, तो क्या कंप्रेस होगा? कुछ कंप्रेस नहीं होगा। तो आप कहोगे, कोई अगर आपको पूछेगा व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, क्या कहोगे? व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन? टेम्परेचर क्या है कोई बॉडी का? हम जानते हैं कि एवरी टेम्परेचर एवरी पार्टिकल ऑफ एवरी बॉडी इज अंडर वाइब्रेटरी मोशन, है ना। हम जब वो बॉडी को छूते हैं, कितने तो पार्टिकल हमें मार रहे हैं, कितने जोर से मार रहे हैं, कितने जल्दी जल्दी मार रहे हैं। हाउ मेनी पार्टिकल्स आर स्ट्राइकिंग, एट व्हाट स्पीड दे आर स्ट्राइकिंग, एंड एट व्हाट फ्रीक्वेंसी दे आर स्ट्राइकिंग, ऑल टुगेदर गिव अस द सेंसेशन ऑफ टेम्परेचर, है ना। इसलिए कोई गैस को अगर हम ऐसे कंप्रेस कर देते हैं, जो मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे थे वो जल्दी जल्दी आके हमारे हाथ में लगने लगते हैं, तो हमें लगता है कि टेम्परेचर बढ़ गया। एक्सपांड कर देते हैं, लगता है कि टेम्परेचर घट गया। तो जब किसी एक बॉडी में कुछ पार्टिकल्स है, मैं इसको छूता हूं, उसके पार्टिकल्स कैसे स्ट्राइक करें। मान लो इलेक्ट्रॉन तो एक सिंगल पार्टिकल है, तो उसका टेम्परेचर क्या होगा? एब्सोल्यूट जीरो। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ न्यूक्लियस? एब्सोल्यूट जीरो। न्यूक्लियस को आप एक न्यूक्लियस को लेके एक आग की भट्टी में डाल दिए, थोड़ी देर बाद निकाले, व्हाट इज इट्स टेम्परेचर? सेम जीरो। इट कैन नॉट अब्सॉर्ब हीट, it cannot absorb heat because there are no particles are so tightly packed कि वो एक दूसरे को लेके वाइब्रेट नहीं कर सकते। कोई इलेक्ट्रॉन को किसी हॉट चैम्बर से पास करेंगे, क्या इलेक्ट्रॉन गर्म हो जाएगा? आप कहोगे गर्मा गर्म इलेक्ट्रॉन आ गया, ऐसा नहीं होता है। इट्स टेम्परेचर कैन नॉट बी चेंज्ड। व्हाट इज द टेम्परेचर? एब्सोल्यूट जीरो। वी आर गोइंग अगेन समथिंग डिस्ट्रैक्टेड। हम क्या बात कर रहे थे यहाँ पर कि सबएटॉमिक पार्टिकल में क्योंकि कोई वाइब्रेशनल एनर्जी नहीं जाता है, तो साउंड एनर्जी नहीं बनता है, ना ही हीट ना ही लाइट एनर्जी बनता है। तो ऐसा केसेस में हम कोलिजन को क्या कह लेंगे? इलास्टिक कोलिजन। ओके, इसको हम इलास्टिक कोलिजन कहेंगे। नाउ वी शैल स्टार्ट विथ इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन। इसको आगे आगे मैं प्यार से EHC कहने वाला हूं, क्योंकि इतना लंबा लिखने के लिए अच्छा नहीं लगता है, छोटे नाम से बुलाते हैं, ठीक है। तो इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन में क्या देखें, चलिए हम एक केस लेते हैं कि सपोज हियर आर टू बॉडीज, ये मास m1 कुछ जा रहा था u1 वेलोसिटी में, ये कोई मास m2 ये जा रहा था u2 वेलोसिटी में। अब दोनों में टकराव हुआ। कैसा टकराव हुआ? इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन हुआ। कोलिजन होने के बाद क्या हुआ? दोनों का वेलोसिटी में कुछ कुछ बदलाव आया है। नाउ दे स्टार्टेड मूविंग विद v1 एंड v2। ये m1 था, ये m2 था। हमारा इंटरेस्ट क्या, हम करने क्या जा रहे हैं? अगर दो मास m1 m2 moving with u1 and u2 is shown, they strike each other and make a elastic head-on collision, what will be their final velocities? v1 v2 हमें पता करना है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो क्या हुआ? ऑब्जेक्टिव क्या हुआ? ऑब्जेक्टिव हो गया हमारा इलास्टिक हेड-ऑन कोलिजन में क्या करने जा रहे हैं? इज टू फाइंड v1 एंड v2 रेदर वेक्टर्स, क्योंकि हो सकता है कि एक टकराने के बाद वापस आएगा। हमें वेक्टोरियली v1 v2 का वैल्यूज पता करना है, v1 v2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पता करना। ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव इस आर्टिकल में। चलिए इस आर्टिकल को लेके हम आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ विल सी पॉइंट नंबर 1। अगेन ये नया टॉपिक स्टार्ट हो गया। नया टॉपिक स्टार्ट हो गया, आपको मालूम है क्या है? इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन। चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1, इस केस में पहला चीज क्या है कि मोमेंटम इज कंजर्व। तो क्या लिखेंगे? इज टोटल मोमेंटम इज कंजर्व।
आप क्या कहोगे, P इनिशियल मस्ट बी इक्वल टू P फाइनल बाय मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। पहले क्या मोमेंटम था, m1 u1 प्लस m2 u2। आप बोलोगे सर u1 u2 ऐसे क्यों ले लिए, ऐसे उल्टा क्यों नहीं लिए, कुछ भी हो सकता है। हाँ कुछ भी हो सकता है, यू आर करेक्ट, लेकिन मैं u1 u2 ऐसे लेके एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला निकाल दूंगा। अगर आपको ये बॉल का वेलोसिटी उल्टा दिया गया है, आप u2 को नेगेटिव ले लेना। सो विल डेवलप ए जनरलाइज्ड फॉर्मूला नाउ। इनिशियल मोमेंटम क्या है, m1 u1 प्लस m2 u2, है ना। फाइनल मोमेंटम m1 v1 प्लस m2 v2। थोड़ा सजा के लिखते हैं, ये m1 वाले टर्म को इधर, m2 वाले टर्म को उधर ले लेते हैं। सो m1 u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2 v2 माइनस u2। m2 u2 को इधर ले लिया, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो ये बात आया हमारे सामने। और क्या, काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, क्योंकि हम इलास्टिक हेडन की बात कर रहे हैं, इज काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। बिफोर कोलिजन क्या काइनेटिक एनर्जी था, बिफोर कोलिजन था काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 u1 स्क्वायर हाफ m2 u2 स्क्वायर। आफ्टर कोलिजन हाफ m1 v1 स्क्वायर हाफ m2 v2 स्क्वायर। ये सारे हाफ एक दूसरे को खा गए। अगेन यू कलेक्ट वन वाला टर्म्स वन साइड, क्या मिलेगा, m1 इंटू u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। इसको इधर ले आए, इसको इधर ले लिया, दैट इज इक्वल टू m2 इंटू v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर, v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। ये बात है, ठीक है। ऐसे करके हमारे सामने दो इक्वेशन आए। पहला इक्वेशन था ये, दूसरा इक्वेशन था ये, ठीक है। कहां से मिला, एक हुआ फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, दूसरा हुआ फ्रॉम द कांसेप्ट ऑफ इलास्टिक कोलिजन। नो एनर्जी इज लॉस्ट ड्यूरिंग कोलिजन, सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। नाउ बिट नंबर 3, अगर यहां पर थोड़ा एक दोनों को लेके कोई एक मिंगलिंग करेंगे, बहुत बढ़िया सा वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप आएगा। और मुझे तो लगता है कि इस इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन टॉपिक का ये सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जो निकालने जा रहे हैं। क्या है, सपोज वी डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। क्या दे रहा है थोड़ा देखो तो, दिस बाय दिस, m1 m1 को खा गया, u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर बाय u1 माइनस v1 क्या देगा, u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर बाय u1 माइनस v1 क्या देगा, u1 प्लस v1। सिमिलरली दिस बाय दिस क्या देगा, देखो तो v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर बाय v2 माइनस u2, इट इज v2 प्लस u2। थोड़ा सा इसको फेरबदल करो, ये u2 को इधर ले आओ, u1 माइनस u2, v2 को उधर ले लो, v1 को v2 माइनस। आपको पता नहीं चल रहा होगा कि इसमें क्या सिग्निफिकेंस है, बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है, बड़े इंपॉर्टेंट है ये। थोड़ा समझते हैं कि व्हाट डज दिस टर्म फिजिकली रिप्रेजेंट। ये इक्वेशन हमें क्या फिजिकल इंटरप्रिटेशन देता है, व्हाट इज द फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस इक्वेशन, कॉल इट इक्वेशन नंबर 3। अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 3 कहेंगे तो इक्वेशन 3 का फिजिकल इंटरप्रिटेशन देखते हैं। ये इतना पावरफुल इक्वेशन है, अगर इसको फिजिकल इसका मतलब क्या समझ गए तो ये आगे चल के आपको बड़े बड़े न्यूमेरिकल को उदाहरण करवा देगा। ठीक है, मैं अभी ये सारा चीज को मिटाता हूं यहां से, ठीक है, मिटा दिए इसको। पॉइंट नंबर 3 को थोड़ा डिटेल्स में देखेंगे। तो हमारा जो केस स्टडी था वो केस स्टडी को थोड़ा मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। क्या था कि एक m1 जो जा रहा था u1 स्पीड में टकराया किसी दूसरे m2 के साथ जो कि u2 में जा रहा था, दोनों में इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन हुआ। उसके बाद वो दोनों v1 और v2 वेलोसिटी में जा रहे हैं और हमारा पूरा मेहनत चल रहा है पता करने के लिए v1 एंड v2।
नाउ दिस इज व्हाट इज द केस वी वांट टू डिस्कस, ये हमारा केस है। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 का इंटरप्रिटेशन देखते हैं। अच्छा सोचो कि कोई एक बॉडी मान लो 5 मीटर पर सेकंड में जा रहा है, उसके सामने कोई एक बॉडी 2 मीटर पर सेकंड में आ रहा है, ये ए है ये बी है। अगर आपको पूछा गया ये दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं कि दूर जा रहे हैं, आप कहोगे ऑब्वियसली ज्यादा स्पीड में आ रहा है तो दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं, है कि नहीं? कितना स्पीड में एक दूसरे के पास आ रहे हैं, व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ये कितने स्पीड में पास आ रहे हैं एक दूसरे का, ये 5 में जा रहा है ये 2 में जा रहा है, तो कितने स्पीड में पास आ रहे हैं 3 मीटर पर सेकंड। तो अगर कोई आपको पूछेगा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या है, कितने स्पीड में एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, तो क्या कहोगे 5 - 2। हाँ, अगर हम इसको u1 इसको u2 कहते हैं तो u1 - u2 क्या देता है, u1 - u2 देता है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। चलो केस बदल देते हैं, ये कोई एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, ये जा रहा है 6 मीटर पर सेकंड में, ये जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड में। अब ये दोनों एक दूसरे के पास जा रहे हैं कि दूर जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं। कोई पूछेगा व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, आप क्या कहोगे, ये 6 में भाग रहे हैं 2 में दौड़ रहा है तो एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं, कितना स्पीड में 4 मीटर पर सेकंड में। कैसे निकाले, 6 - 2। मतलब अगर हम इसको v1 इसको v2 कहेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कैसे निकालते हैं, आगे वाले का वेलोसिटी माइनस पीछे वाले का वेलोसिटी। सो व्हाट डज दिस u1 - u2 रिप्रेजेंट, u1 - u2 is relative velocity of approach before collision. What does v2 - v1 represent, relative velocity of separation after collision. तो क्या कहेंगे, here what is u1 - u2, it is relative velocity of approach कब, बिफोर कोलिजन, कोलिजन से पहले, है कि नहीं। सिमिलरली v2 - v1 क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, सेपरेशन कब, आफ्टर कोलिजन। ठीक है, तो क्या पता चला फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज सामने आ रहा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज सामने आ रहा है। 10 इक्वेशन 3 कैन बी अंडरस्टूड एज relative velocity of approach before collision is equal to relative velocity of separation after collision। ये आपको समझ में आना चाहिए। मतलब अगर ये इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन है, बात करें इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन का सारे केसेस में नहीं होता है, इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन है तो टकराने से पहले जितने स्पीड में पास आएंगे, टकराने के बाद उतने ही स्पीड में दूर जाएंगे, जितने स्पीड में पास आएंगे टकराने के बाद उतने स्पीड में एक दूसरे से दूर जाएंगे। बस समझ में आया कि नहीं आया चेक करने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। सपोज हम कहेंगे कोई एक मास ए है, वो इधर जा रहा था 5 मीटर पर सेकेंड में, ये दूसरा मास बी है, कितना मास दिया नहीं, इधर जा रहा था 1 मीटर पर सेकेंड में। अब क्या हुआ, दोनों में टकराव हुआ, टकराव होने के बाद पता चला कि ए का स्पीड कितना हो गया, ए का स्पीड घट गया, घट के बन गया से इट इज नाउ 3 मीटर पर सेकेंड। हम जानना चाहते हैं बी का वेलोसिटी क्या होगा, हमें कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, बस मेंशन है क्वेश्चन में क्या कि ये इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन है। अच्छा, अगर इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन है बी का वेलोसिटी क्या होगा पूछा है। हम जानते हैं जितने स्पीड में पास आएंगे उतनी स्पीड में एक दूसरे से दूर जाएंगे, पूरा आजकल की फ्रेंड्स की तरह, है ना। जितने स्पीड में दोस्ती बनता है उससे ज्यादा स्पीड में बिगड़ जाता है। तो हम देखेंगे कितना स्पीड में पास आ रहे थे, विल मेक यूज ऑफ द इक्वेशन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन बराबर है टकराने से पहले कितना स्पीड में पास आ रहे थे 5 - 1, टकराने के बाद
ये दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ रहा है, सेपरेशन कितना स्पीड में, सेपरेशन कैसे निकालते हैं, आगे वाले का वेलोसिटी माइनस पीछे वाले का वेलोसिटी। तो ये कितना हो गया 4, 3 इधर ले आओ 7, क्या मिल गया v is equal to 7 मीटर पर सेकेंड irrespective of their masses। अगर इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन हुआ और इसका 3 हुआ तो इसका 7 होना ही होना है, नो वन कैन स्टॉप इट। समझ में आ गया? कोई मास ना कोई काइनेटिक एनर्जी ना कोई मोमेंटम, कुछ भी एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। ये बहुत ही पावरफुल टूल है जिसको हम निकाले कैसे, वो मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी सारे को मिला जुला के उसका जो क्रीम निकला है वो ये हुआ, ये वाला। देखो कुछ भी नीचे है, आप सीधे सीधे कर सकते हो। आई विल गिव यू वन मोर एग्जांपल टू फाइंड आउट। नाउ लेट अस सी, आई विल गिव यू वन मोर एग्जांपल। Suppose I give you one more example. Now here is a case. Here is a case. Suppose ये कोई एक मास है जो 6 मीटर पर सेकंड में जा रहा था, A है। ये कोई एक मास है, मान लेते हैं कि ये इधर आ रहा था 2 मीटर पर सेकंड में। क्या हुआ, टकराव होने के बाद कैसा टकराव हुआ, इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन हुआ। A ने मार खाया, मारा तो मार खाएगा, मार खाने के बाद 1 मीटर पर सेकंड में इधर आया। पता करना है कि ये B कितने में जाएगा, व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ B। कितना सिंपल केस, जितना स्पीड में पास आएंगे उतनी स्पीड में दूर जाएंगे। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन मस्ट बी इक्वल रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन। कितना स्पीड में पास आ रहे थे, ये जा रहा था 6 में, ये आ रहा था 2 में, तो मिलके कितना हो गया 6 + 2। दे आर कमिंग क्लोज ईच सेकेंड, द डिस्टेंस बिटवीन देम इज डिक्रीजिंग बाय 8 मीटर्स, है ना। सेपरेशन, ये इधर भाग रहा है, ये इधर भाग रहा है, तो क्या कहेंगे, ये इधर भाग रहा है v में, ये इधर भाग रहा है 1 में, तो डिस्टेंस किस स्पीड में बढ़ रहा है v + 1। तो यहाँ पे v कितना हो गया, v हो गया 7 मीटर पर सेकेंड। ऐसा गलती मत करना कि सारा केस में 7 होता है, कुछ भी पूछा 7 लिख देंगे, दो ठो ये कोइंसिडेंस है कि 7 हो गया। समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है आपको तीसरा केस बोलना है। बस इसमें सबसे इंपोर्टेंट चीज तो हम लोग लिखे नहीं। सबसे इंपोर्टेंट क्या है, द कोलिजन मस्ट बी इलास्टिक हेड ऑन, नहीं तो ये नहीं होगा। इलास्टिक हेड ऑन होगा तब जाके ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। इसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज अभी हम रिवील कर लेंगे, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज अभी हम रिवील करके इसमें से लिख देंगे। सपोज हम कहेंगे कि ये कोई एक हेवी मास है, ये मास है m और ये मूव कर रहा था u स्पीड में, और ये एक छोटा मास है m जो कि कैपिटल M से काफी छोटा है। ये 50 किलो है, ये 5 ग्राम का है। जस्ट फॉर सेक ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग, ये 50 किलो है, ये 5 ग्राम है, ये रेस्ट में था। अब ये दोनों में इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन हुआ, दोनों में अगर इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन हुआ तो So what you find here, अगर ये m जो है इसका मास m है और क्या दिया है m is very small as compared to capital M, और दोनों के बीच में इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन हुआ। चलो मानते हैं हुआ क्या कोलिजन, इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन। ऐसा कोलिजन के बाद मैं जानना चाहता हूं ये बड़े वाले का वेलोसिटी क्या होगा, छोटे वाले का वेलोसिटी क्या होगा। ये क्वाइट ऑब्वियस है कि 50 केजी का कोई ब्लॉक u स्पीड में जा रहा था, रास्ते में कोई 5 ग्राम का ब्लॉक को अगर टकराया, क्या ये 50 ग्राम वाला, ये 50 केजी वाले का वेलोसिटी में कोई चेंज आएगा। एक ट्रक जा रहा था उस स्पीड में, सामने कोई एक छोटा सा चिड़िया को टकराया, क्या ट्रक का स्पीड में कोई बदलाव आएगा, नहीं आएगा। तो हम कहेंगे इसको मारने के बावजूद इसका स्पीड विल बी ऑलमोस्ट एट u। अच्छा, तो फिर इसका स्पीड क्या होगा, अब क्या होगा मालूम नहीं, लेकिन इतना मालूम है कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच
इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो हम कहेंगे ए रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। चलो देखते हैं ये क्या था, स्पीड ऑफ अप्रोच, और क्या है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लू है जिसको हमें याद रखना है और करना है। ठीक है, क्या देखे, कोई बड़ा मास u स्पीड में जाके छोटे मास को टकराया, छोटा मास रेस्ट में था। इतना बड़ा मास है कि टकराने से इसका वेलोसिटी में कोई बदलाव नहीं आएगा, गाना गाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा और अपना स्पीड बरकरार रख के आगे चलेगा। मान लो छोटे की वेलोसिटी v हुआ, अगर ये इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन है तो व्हाट विल से रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन। पहले क्या स्पीड में एक दूसरे के पास आ रहे थे, वो तो रेस्ट में था, दिस वाज एट रेस्ट, तो ये u स्पीड में पास आ रहा था। अब कितने स्पीड में एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, ये इधर भाग रहा है, ये u में दौड़ रहा है, कितना स्पीड में एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, v माइनस u। तो क्या चला, क्या पता चला, v इज इक्वल टू 2u। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन ए हेवी मास moving with speed v strikes a light mass at rest, light mass at rest, then after elastic head-on collision, the light mass is thrown with a speed of कितना with a speed 2v। समझ में आ गया। देखो छोटे छोटे चीजों पे बड़े बड़े क्वेश्चन बन जाते हैं, छोटे छोटे चीजों पे बड़े बड़े क्वेश्चन बन जाते हैं। बस आपको समझाने के लिए मैं एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे बताना चाहूंगा। क्या ये छोटा सा क्वेश्चन ऐसा है कि सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पर कोई एक बड़ा सा पेंडुलम को पकड़ के रखे हैं, ठीक है, ये मास m का है, ये लेंथ l का है, ठीक है, और ये जब इधर से आएगा तो क्या होगा, इधर से आएगा, ऐसे छोड़ देंगे तो इधर से आएगा। चलो मानते हैं कि ये टेबल के ऊपर एक छोटा सा स्मॉल बॉल इज एट रेस्ट, ये स्मॉल m है, ठीक है, गिवन कैपिटल M इज मच ग्रेटर देन स्मॉल m। क्या दिया है, ये लेंथ l है और ये हाइट भी l है। अब अगर ये बॉल को यहां से हम छोड़ेंगे, वो आके इसको यहाँ पे मारेगा तो ये आके कहीं इधर आके गिरेगा, है ना। पूछा है, बताओ व्हाट विल बी रेंज। क्या लिखेंगे, when m is released from position A, it makes elastic head-on collision with small m, ठीक है। Find horizontal range traversed or moved by small,
अरे बाप रे, ये लेंथ एल है, सब कुछ डाटा दिया हुआ है, तो क्या कहेंगे, क्या कहेंगे सॉल्यूशन में, क्या कहेंगे, एम स्ट्राइक्स एम विथ क्या वेलोसिटी, v कितना है, और ये एल हाइट से गिर रहा है, नीचे आएगा तो वेलोसिटी क्या होता है, √2gl। कोई चीज एल हाइट से गिरेगा, अब जानते हो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, गेन इन काइनेटिक एनर्जी, वो सारा चीज करके निकाल दोगे √2gl। सो m is thrown with speed 2v, हाँ ये 2v स्पीड में फेंका जाएगा, तो कितना दूर पे गिरेगा, रेंज इज इक्वल टू u, h हाइट से u वेलोसिटी में फेंकने से होता है u इंटू √2h/g, तो होगा 2v इंटू √2l/g, सबका वैल्यू डालिए, 2v का वैल्यू है 2gl, और ये जो आपका 12/g है उसका वैल्यू है 12/g, मारपीट करो तो 4l² का हो गया, 12 into 2 is equal to 4l। So what you find, the range will be equal to 4 into l। l हाइट में मारा तो ये 4l डिस्टेंस में जाके गिरा। कहने के लिए क्वेश्चन तो कुछ भी आ सकता है, लेकिन इतना बड़ा क्वेश्चन में करना इम्पॉसिबल है इफ यू डोंट रिमेम्बर द स्टेटमेंट। अगर ये स्टेटमेंट याद नहीं रखोगे तो पता कैसे चलेगा कि ये 2v होगा, है कि नहीं, तो फिर ये क्वेश्चन इम्पॉसिबल बन जाता है विद द इग्नोरेंस ऑफ दिस स्मॉल फंडामेंटल कंसेप्ट। तो हमें सारा छोटे छोटे चीजों को पकड़ते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हम लोग देख रहे थे, अभी क्या देख रहे थे, वी वर सीइंग इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन में कैसे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, इससे में रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। और आगे बढ़ते हैं, हमारा सोल ऑब्जेक्टिव क्या था, ऑब्जेक्टिव वाज टू फाइंड आउट v1 एंड v2। चलिए v1 एंड v2 निकालने की कोशिश करते हैं। तो अभी तक हमारे पास जितने सारे इक्वेशन आ चुके हैं, वो सारा इक्वेशन को मैं क्या करता हूँ, अभी एक बार लिख देता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि समझने के बहाने हम लोग थोड़ा दूर भटक गए थे। क्या क्या इक्वेशन मिल चुका है, हमें मिल चुका है इक्वेशन नंबर 1, आपको याद होगा u1 plus u2 is equal to v1 plus v2, सॉरी m1 into u1 plus u2 is m2 into v2 plus v1, ठीक है। ये था इक्वेशन नंबर 1। और इक्वेशन नंबर 1 और थोड़ा सिंप्लीफाई किए थे, क्या था, u1 माइनस, नहीं ये तो ही था, u1 प्लस u2 वाज दिस। अच्छा m1 वाले टर्म को एक तरफ क्या कुछ गड़बड़ किए थे, ये गड़बड़ हो गया, ये नहीं था, ये था m1 u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2 v2 माइनस u2, ऐसे था। यस अभी याद है, ये था इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 में देख लिए कि m1 u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू m2 v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर फ्रॉम द काइनेटिक एनर्जी वाला कंसेप्ट, ये भी हम लोग देख चुके हैं। तीसरा, इन दोनों को मिला जुला करके उसमें से कुछ क्रीम निकाले, क्या था कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन दैट इज u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1। अब तक हम लोग इतना ही देखे हैं, लेकिन हमारा काम नहीं निकला, हमें क्या चाहिए, v1 एंड v2। चलिए, फ्रॉम इक्वेशन 3 क्या मिला, v2 कितना हो गया, v2 इज u1 माइनस u2 प्लस v1, ठीक है। पुटिंग इन इक्वेशन 1, पहला इक्वेशन में डाल देंगे, क्या मिलेगा, m1 u1 माइनस v1 प्लस m2 v2 माइनस u2, v2 माइनस u2 क्या होगा, देखो तो v2 की जगह v2 का वैल्यू डालिए, इट इज u1 माइनस u2 प्लस v1 माइनस u2, ऐसा आया।
है कि नहीं। ये m1 u1 माइनस v1 इज इक्वल टू दिस, इज इक्वल टू इधर v2 की जगह वैल्यू डाल दिए, क्या मिला m1 u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2 u1, ये v1 इधर आ गया u1 माइनस 2u2, सो इट इज u1 माइनस 2u2 है ना प्लस v1। इसमें अभी अननोन क्या है, सब कुछ तो दिया गया था हमारा केस में, m1 u1 m2 u2 मालूम है, m1 u1 m2 u2 मालूम है, क्या बाकी रह गया ओनली v1। ये इक्वेशन में ओनली v1 है। आप सारा v1 टर्म को एक तरफ कर सकते हो क्योंकि जस्ट ए लीनियर इक्वेशन, सारा v1 टर्म को एक तरफ करोगे और निकालोगे, सिंप्लीफाइंग क्या मिलेगा v1 इज इक्वल टू m1 माइनस m2 बाय m1 प्लस m2 होल इंटू u1, 2m2 बाय m1 प्लस m2 इंटू u2, ये आया इक्वेशन। ठीक है, ठीक है, m1 माइनस m2 बाय m1 प्लस m2 इंटू u1, 2m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू u2। क्या करने से सारा v1 वाला टर्म की तरफ रखो, बाकी को डिवाइड करो, एंड एक बार आपको v1 मिल गया, फिर आपको क्या मालूम है v2 कैन बी फाउंड। v2 क्या होगा, v2 इज u1 माइनस u2 प्लस v1, है ना। v1 का वैल्यू डालो, फिर से सिंपलीफाई करो, यू फाइंड इट इज कमिंग आउट टू बी v2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बस 1 की जगह 2 करना है, m2 माइनस m1 बाय m2 प्लस m1, u1 की जगह u2, 2m1 बाय m1 प्लस m2, u2 की जगह u1 एंड सो ऑन। तो दोनों बड़े बड़े इक्वेशन आपके सामने आके हाजिर हो गए, बड़ा बड़ा दो इक्वेशन आके हाजिर हो गए।